हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आप सभी को इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे है। देखिए, बहुत से बच्चों ने मेरे सवाल पूछा कि सर, एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये बात कैसे पता चली कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, जबकि न्यूटन ने ये कहा था कि टाइम एब्सोल्यूट है। आखिर इतने बड़े वैज्ञानिक को गलत साबित करने की हिम्मत या लॉजिक या फिर मैं यूं कहूं कि कोई एविडेंस एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास कैसे आया? आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं और आपको बता सकूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग किस तरह से चीजों को सोच रहा था। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको कुछ समझाऊं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर फिजिक्स है क्या और ये कैसे काम करती है। अगर आप ये समझते हैं कि फिजिक्स डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स तक ही सीमित है, तो ये बात सही नहीं है। फिजिक्स इस तरह से काम नहीं करती, जबकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें यही सिखाया है। देखिए, फिजिक्स में सबसे पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जाती है। फिर हम उन चीजों की मदद से जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उन चीजों को जो अभी अभी हमने ढूंढी है, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उस तरीके से एक्सप्लेन हो जाती हैं तो ठीक, अगर नहीं होती हैं तो हम नई चीजों का निर्माण करते हैं। इसी को फिजिक्स कहा जाता है। इसी तरीके से नए फॉर्मूले बनते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल बिल्कुल जायज बनता है कि आखिर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स का रोल कहाँ पर है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने ये फॉर्मूला तो देखा होगा, F = G m1 m2 over r²। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। F का एक और फॉर्मूला होता है, F = mg या F = ma। अगर मैं यहाँ पर F = mg रख दूं, यानी कि m × g, तो जरा मुझे ये बताइए कि इस फॉर्मूले में क्या बदलाव होगा। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा और हम ग्रेविटी की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब देखिए, कुछ लोग इसको डेरिवेशन कहेंगे, लेकिन मैं इसे जुगाड़ कहता हूँ। और मैं इसको जुगाड़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जो मेरे पास पहले से ही थी। अब मुझे धरती पर लगने वाली ग्रेविटी को निकालने के लिए कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है और इसी फॉर्मूले से मैं किसी भी ग्रह की ग्रेविटी को निकाल सकता हूँ। फिजिक्स इतना मुश्किल है नहीं जितना उसे बना दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिजिक्स नेचर में होने वाली घटनाओं की ऑब्जर्वेशन है और उन ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकें, इसी को फिजिक्स कहा जाता है। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा और इस वीडियो के खत्म होने तक आप मेरी बात से एग्री कर ही लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अपने पहले एग्जांपल में हम न्यूटन चचा का उदाहरण लेते हैं। तो देखिए, न्यूटन चचा ने जब सेब को गिरते हुए देखा, ऐसा कहा जाता है, पर पता नहीं एक्चुअल में उन्होंने क्या गिरते हुए देखा। मैं ये मान लेता हूँ कि जो हमने पढ़ा है या जो हमें बताया गया वो सही है। तो जब न्यूटन चचा ने सेब को गिरते हुए देखा तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा? कोई तो कारण होगा, उसके पीछे कोई तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि देखो, चीजों को मूव कराने का काम फोर्स करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेब के ऊपर, जो कि ऊपर से नीचे गिरा है, कोई फोर्स लग रही होगी। लेकिन अगर कोई फोर्स लग रही है तो वो हमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि हमने तो पुश और पुल नहीं किया, तो इसका मतलब कोई इनविजिबल फोर्स है। अब ये इनविजिबल फोर्स है क्या? तो उन्होंने ये सोचा कि हमारी धरती एक ऐसी इनविजिबल फोर्स लगा रही है जो चीजों को नीचे खींचती है और इसको नाम दिया गया ग्रेविटी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूटन चचा ने सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन की वो था सेब का नीचे गिरना, और नीचे ही क्यों गिरा इसके पीछे का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढना। फिर उन्होंने वो चीज लगाई जो पहले से ही पता थी, यानी फोर्स। अब जब हमें फोर्स मिल गई तो हमने ये ढूंढा कि उस फोर्स को लगा कौन रहा है, और क्योंकि हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो फोर्स लगा रही थी, तो हमने ये माना कि धरती उस फोर्स को लगा रही है और नाम पड़ा ग्रेविटी। इसके बाद हजारों एक्सपेरिमेंट किए गए ये ढूंढने के लिए कि क्या हम इस चीज को किसी और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और जब हमने ये पाया कि इस चीज को किसी और तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता, तब हमने ये मान लिया कि न्यूटन बिल्कुल सही थे, ये ग्रेविटी ही है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण देखिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि लाइट की रफ्तार फिक्स है। लाखों बार एक्सपेरिमेंट किए गए और हर बार ये बात निकल कर आई कि लाइट की रफ्तार बिल्कुल फिक्स है, वो बदल ही नहीं सकती। लेकिन जी, फिजिक्स के फूफा ठहरे फिजिक्स के फूफा, तो उनका खुराफाती दिमाग कुछ ना कुछ तो सोचता। तब उन्होंने ये देखा कि अगर एक चीज रुकी हुई है और इसके ऊपर मैं अगर लाइट लगा दूं और इससे रोशनी निकल रही है, तो यहां से मैं मान लेता हूं कि लाइट की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है जी। अगर एक रुकी हुई चीज से लाइट की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो अगर ये चीज चल दे, मान लेते हैं कि ये चीज आगे बढ़ रही है और मैं इसकी रफ्तार मान लेता हूं कि 100 किलोमीटर पर सेकंड, तो जाहिर सी बात है ये रफ्तार इस लाइट की रफ्तार में ऐड हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं
हुआ, ऐसा होता नहीं है, ये चीज एक्सपेरिमेंट से साबित हो गई। तो इसके पीछे क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है? अब जरा एक सेकंड के लिए मैं ये मान लेता हूं कि लाइट की रफ्तार बढ़ गई। अगर लाइट की रफ्तार बढ़ जाए तो जितने भी हमने फिजिक्स के नियम बनाए हैं वो सारे गलत हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मैक्सवेल ने यह कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो रफ्तार है वो फिक्स है, वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मैक्सवेल का नियम भी खत्म हो जाएगा, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें हैं और काम कर रही हैं तो वो सही हैं, और अगर वो सही हैं तो क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें? कोई तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी। अब देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को इस चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो देनी ही थी, तो उन्होंने ये कहा, देखिए, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि लाइट की रफ्तार बदल नहीं सकती, तो इसका मतलब एक ही चीज ऐसी बचती है जिसको हम बदल सकते हैं, और वो है समय। और यहां से ये बात साबित होती थी कि समय एब्सोल्यूट नहीं है। यहां से एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ये ख्याल आया कि समय एब्सोल्यूट नहीं होगा, यानी न्यूटन ने जो कहा था वो गलत है। और अगर आपको डिटेल में ये बात जाननी है कि समय एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, तो आप मेरी रिलेटिविटी सीरीज को देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, डेरिवेशन भी करके दिखाए हैं। अब जरा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए ये एक कमरा है, और ये कमरा इस टाइम धरती पर है, ठीक है जी, ये हमारी प्यारी धरती है, और ये एक कमरा है। इस कमरे में एक वेइंग मशीन रखी है, यानी कि जिसपे हम अपना वजन नापते हैं, और आप इसके ऊपर खड़े हैं। मान लेते हैं कि आपका वजन 80 किलो निकल कर आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, धरती पर आपका वजन 80 किलो निकल कर आ रहा है। अब ये कमरा आप स्पेस में ले गए, यानी कि कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, और यहाँ पे जो आपका वेट है उसको मैं mg करके लिख देता हूँ। अब आप स्पेस में है तो कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, और ये आपकी वेइंग मशीन है जो हवा में उड़ रही है, और ये आप है जो कि हवा में उड़ रहे हैं, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। यहाँ तक सारी बातें लॉजिकल हैं। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कमरे में थ्रस्टर्स लगे थे, अब इन थ्रस्टर्स को हमने फायर कर दिया, ठीक है जी, ये जी फायर कर दिया, और इन थ्रस्टर्स को इस तरीके से फायर किया गया कि इनके द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो उतना ही था जितना कि हम धरती पर महसूस करते हैं, ठीक है जी। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब जरा आप मुझे ये बताइए, जैसे ही ये कमरा ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है ये तो यहीं पर है, तो ये नीचे आएगा, ठीक, ये वेइंग मशीन भी नीचे आ जाएगी। और अगर स्पेस में इस टाइम जब ये कमरा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट कर रहा होगा, वजन को नापा जाए तो भाई साहब इस आदमी का वजन उतना ही आएगा जितना के धरती पे था, यानी कि 80 किलोग्राम, क्योंकि मास तो इसका बदलेगा नहीं, और एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वजन उतना ही आएगा। अब जरा आप मुझे ये बताइए, क्या ये आदमी जो इस टाइम स्पेस में है, जिसका स्पेसक्राफ्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, क्या ये फर्क महसूस कर पाएगा धरती की ग्रेविटी और स्पेस में आर्टिफिशियल ग्रेविटी में? नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अब क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होता है? क्योंकि दोनों की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, सेम है। क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है? अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। इसका कारण ये है कि अगर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों सेम चीज हैं, तो स्टेशनरी चीजों को एक्सेलरेट करना चाहिए, लेकिन हम एक्सेलरेट तो कर नहीं रहे, लेकिन ग्रेविटी लग रही है। इसीलिए कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ना कि ये कहा जाता है कि एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन एक फाइन लाइन से इन दोनों को सेपरेट किया गया है। और क्यों किया गया है, ये बात रिलेटिविटी में बहुत अच्छे से बताई गई है। और क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, इसीलिए दोनों की यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा आप ये सोचिए कि अगर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी मास पर सेम असर डालते हैं, जैसा कि हमने देख लिया कि जब ये धरती पर था तब भी वजन 80 किलो, और जब आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन की वजह से पैदा हुई आर्टिफिशियल ग्रेविटी में था तब भी वजन 80 किलो। तो अगर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी मास पर सेम असर डालते हैं, तो क्या ये लाइट पर भी सेम असर डालेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और यही है सारे सत्यानाश की जड़। सारा रायता इसी चीज ने फैलाया है कि लाइट के लिए एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। और ऐसा क्यों, जरा उसके लिए एक उदाहरण देखिए। ये एक कमरा है, मैंने यहाँ पर एक टॉर्च रखी है। अब मैंने यहाँ से टॉर्च चलाई तो फोटोन बिल्कुल सीधा चलते हुए इस पॉइंट पर टकरा गया, और यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब जरा आप चलिए स्पेस में। स्पेस में जब हम इस कमरे को एक्सेलरेट कराएंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से, और मैं यहाँ पर टॉर्च से जब रोशनी छोड़
छोड़ूंगा तो फोटोन ऐसे जाएंगे, लेकिन जहां इनको जाना चाहिए यानी इस पॉइंट से वो हल्का सा, बहुत मामूली सा उससे नीचे जाके टकराएंगे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, उसको समझने के लिए जरा आप ये समझिए कि ये ग्राफ पेपर है, ठीक है जी। तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट फिक्स है, ये कोऑर्डिनेट फिक्स है, ये कोऑर्डिनेट फिक्स है, ये कोऑर्डिनेट फिक्स है, लेकिन ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन जब टॉर्च से फोटोन निकला तो उस टाइम पे जो कोऑर्डिनेट थे एक्सेलरेशन की वजह से वो अब बदल गए, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है या ये हिस्सा अब यहां पर पहुंच गया। अब अगर ये यहां पहुंचेगा और लाइट को तो सीधा चलना है, तो यानी कि इस पॉइंट पर जिसको टकराना था ये पॉइंट ऊपर निकल गया, तो नीचे वाला पॉइंट आया। अब अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो ये लाइट कुछ इस तरह से बैंड हुई होगी, यानी कि लाइट स्पेस में बैंड हो गई, एक्सेलरेशन की वजह से बैंड हो गई। अब यहां से एक सवाल ये भी आता है कि लाइट अगर स्पेस में एक्सेलरेशन की वजह से बैंड हो रही है तो धरती पर भी बैंड होनी चाहिए, ग्रेविटी की वजह से बैंड होनी चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रही। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह सोचा कि इस बात को साबित करने का एक ही तरीका है, वो है सूर्य ग्रहण। अगर सूर्य ग्रहण के समय जब सूरज की रोशनी नहीं आ रही तो जो सूरज के पीछे तारे हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे हैं, जो छिपे हुए हैं, जो हमें दिखाई नहीं देंगे, अगर उनकी रोशनी धरती तक आ गई तो ये बात साबित हो जाएगी कि ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकती है। और ऐसा ही हुआ, इसी चीज ने रिलेटिविटी को साबित किया था। इसी के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन बने, जिन्हें दुनिया ने जाना। अब ये बात तो साबित हो गई कि लाइट को एक्सेलरेशन भी बैंड करेगा और ग्रेविटी भी करेगी, लेकिन अब समस्या ये आ गई कि लाइट तो सीधा चलती है, अगर लाइट सीधा चलती है तो वो बैंड कैसे हो सकती है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई और इसी समस्या के जवाब के रूप में स्पेस फैब्रिक का कॉन्सेप्ट आया। स्पेस को एक फैब्रिक की तरह माना गया, और क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, ये दिमाग के लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगी, तो क्यों ना इस चीज को एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस टाइम फैब्रिक का कॉन्सेप्ट कैसे जन्मा, उसके पीछे क्या लॉजिक था, उसको साबित कैसे किया गया। अगर स्पेस की वीडियो में मजा आता है तो आपके लिए दावत होने वाली है। जब भी आपको मैं कोई चीज सिखाता हूं या आप किसी से भी सीखिए, कोई नई चीज सीखते हैं तो अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर लीजिए। पहले उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर आने दीजिए, उसे प्रोसेस कीजिए, उसके पीछे लॉजिक देखिए, क्योंकि एक भरे हुए ग्लास को और भरा नहीं जा सकता। और एक सलाह उन लोगों के लिए जो अपनी बातों किसी और को समझाना चाहते हैं, देखिए हमेशा याद रखिएगा, उन दो लोगों से बहस नहीं करनी है जो आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं या जो आपसे बहुत कम जानते हैं। हो सकता है कि आप अपनी बात पर बिल्कुल सही हो, लेकिन जब तक आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ ना हो तो ऐसे दो लोगों से बहस ना करें, क्योंकि आपकी बहस का रिजल्ट तभी निकलेगा जब सामने वाला आपकी बराबर की नॉलेज का हो। क्योंकि अगर सामने वाला आपसे ज्यादा जानता है तो वो चार बातें ऐसी चिपका देगा जिसके बाद शायद आप उसके काउंटर में कुछ ना कह पाए। और अगर आप किसी ऐसे आदमी से बहस कर रहे हैं जो आपसे थोड़ा कम जानता है या बहुत कम जानता है, तो उसने तो अपने दिमाग के शटर बंद कर रखे हैं, वो आपकी बात को सुनेगा नहीं, बस अपनी बात पर अड़ा रहेगा। तो अपने समय की कीमत पहचानो, ऐसे लोगों से दूर रहो, जबरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश मत करो। क्योंकि मैं अक्सर कमेंट में देखता हूं कि जब कोई कमेंट करता है आप लोग धड़ाधड़ उस पर आंसर देते हो। अगर सामने वाला आपकी बात समझने को तैयार है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो समझना नहीं चाहता तो अपना समय वहां पर वेस्ट मत करो, समय बहुत कीमती है। तो चलिए अगली वीडियो में लपेटते हैं स्पेस की इस चादर को जिसको बिछाया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।